नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले आपको बताऊं कि रोज की तरह कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बंगाल में वोटिंग से 12 घंटे पहले क्या गजब हो गया है। ममता वर्सेस मोदी का रिजल्ट फाइनल करने वाला काम हो गया है क्या? बख्तरबंद गाड़ियां, तूफानी सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर नजर। कल बंगाल में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ क्या? इधर सुप्रीम कोर्ट से नया झटका, उधर मोदी, शाह, योगी, हेमंता के चक्रव्यूह में फंस गई हैं क्या ममता? बंगाल में कल किसके लिए वोट पड़ने वाला है, पाठशाला में सबसे धाकड़ ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मुनीर शहबाज ने घनघोर बेइज्जती कैसे करा दी, ईरान के सामने ट्रंप ने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया, सड़क पर जश्न, सामने खुर्रम मिसाइल और ट्रंप पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज कर दिया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप के सारे पैतरे फेल हो गए। वहां तो वो हो रहा जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर भारत ने कहा फाइटर जेट्स उतारकर पाकिस्तान को नई वार्निंग दे दी। पहलगाम के बाद से बिल में दुबके हाफिज सईद और मसूद अजहर के फाइनल इलाज का टाइम आ गया है क्या? और महाभारत का वो कौन सा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने दावा ठोककर अपनी ही बेइज्जती करा ली है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। महाभारत वाले गांधार के अफगानिस्तान वाले कांधार बनने की वो कहानी जो हर सनातनी को सुननी चाहिए, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी कि 5 मिनट में कैसे पता कर सकते हैं कि आप जो कॉफी पी रहे हैं वो नकली है या नहीं। आज इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सऊदी अरब में पकड़े गए लश्कर के आतंकी उमर उर्फ खरगोश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक आतंकी उमर जब जयपुर में रहता था उस वक्त वो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करता था। उसने अपना फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लिया था। दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फोन के चार्जिंग केबल से मृतक का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। दिल्ली में अब जिन गाड़ियों के पास PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा। यह फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। उन्होंने इस फैसले को दिल्ली में स्थायी रूप से लागू करने की बात कही है। नेपाल के होम मिनिस्टर सुदान गुरुंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता पद से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुदान गुरुंग ने पिछले महीने 26 मार्च को गृह मंत्री का पदभार संभाला था। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भयंकर गर्मी और लू की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इन जिलों में राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी, प्रयागराज, बहराइच, अमेठी जैसे 32 जिले शामिल हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। बंगाल में वोटिंग से 12 घंटे पहले क्या गजब हो गया। ममता वर्सेस मोदी का रिजल्ट फाइनल करने वाला काम हो गया क्या? बख्तरबंद गाड़ियां, तूफानी सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर नजर। कल बंगाल में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ क्या? इधर सुप्रीम कोर्ट से नया झटका, उधर मोदी, शाह, योगी, हेमंता के चक्रव्यूह में फंस गई हैं क्या ममता? और बंगाल में कल किसके लिए वोट पड़ने वाला है, पाठशाला में सबसे धाकड़ ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। पश्चिम बंगाल में कल वोटिंग का दिन है और वोटिंग से 12 घंटे पहले ऐसी जबरदस्त हलचल बंगाल में मची हुई है ना बॉस, कि लोग कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा चुनाव न कभी देखा गया न कभी सुना गया। बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। लाखों जवान बंगाल की सड़कों पर उतर गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर घूम रही हैं। ऐसी जबरदस्त सिक्योरिटी है बॉस कि बंगाल में वोटिंग के दिन कोई बवाल नहीं मचा सकता। इसकी पूरी तैयारी की गई है। बंगाल के चुनाव में डर और धमकी का दौर चला करता था, लेकिन इस बार सेंट्रल फोर्सेस की ऐसी तैयारी है कि लोग कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने ठान रखा है कि इस बार पहले जैसा हिसाब नहीं होने दिया जाएगा। बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे। पहले चरण की वोटिंग के लिए कैसे तगड़े इंतजाम हैं, वोटिंग की तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाऊंगा। वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में क्या क्या हो रहा है। बंगाल में कल पहले चरण का चुनाव ही कैसे नतीजे तय कर देगा क्या? पहले चरण की वोटिंग ममता बनर्जी के लिए क्यों सबसे बड़ा चैलेंज है, आज आपको यह भी बताऊंगा। कैसे ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में बहुत मुश्किल चक्रव्यूह में घिरी हुई हैं।
क्योंकि एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हैं, जो खुद बंगाल में डेरा डालकर बैठ गए। अमित शाह खुली चुनौती ममता बनर्जी को दे रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकता, ममता बनर्जी चक्रव्यूह में फंसी हैं, क्योंकि मोदी शाह के अलावा वहां सीएम योगी रोज धमाके कर रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलग आग लगा रखी। यानी ममता बनर्जी को चौतरफा बीजेपी ने घेर रखा है। सीएम योगी ने ममता बनर्जी को कैसे तुष्टीकरण पर घेरा, हिमंता ने मीट खाने का चैलेंज क्यों दे दिया, ममता बनर्जी चुनावी मोर्चे पर घिरी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कैसे झटका लगा है, वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। ममता बनर्जी पहले चरण की वोटिंग के पहले क्या दावे कर रही हैं। वोटिंग से 12 घंटे पहले बंगाल चुनाव में जो गजब का घमासान मचा है, जो आज तक नहीं हुआ, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको पूरा चैप्टर दिखाता हूं। टाटा बाय बाय। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं दीदी को बोलता हूँ, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। देखिए, बंगाल के चुनाव को इस बार आप सिर्फ राज्य का एक चुनाव मत मानिए, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसने ममता बनर्जी की 15 साल की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। और आपको देखना होगा बंगाल चुनाव में क्या हो रहा है। एसआईआर से बंगाल में वोटर लिस्ट को क्लीन किया गया, उसके बाद यह बंगाल का पहला चुनाव होने जा रहा है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें शुरू से लेकर वोटिंग की तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा है। और यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें वोटिंग से 24 घंटे पहले भी वोटिंग लिस्ट अपडेट ही हो रही है, आखिरी वक्त में भी नाम जुड़ रहे हैं। ऐसा चुनाव जिसमें ममता बनर्जी को खुद वकील बनकर उतरना पड़ा, ईडी के रेड के बीच में घुसकर फाइलें लेनी पड़ी। ऐसा चुनाव जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से बंगाल में डेरा डाल के बैठ गए। चौतरफा जो है पूरा चुनाव जो है वो इस बार बीजेपी जोर शोर से लड़ रही। बीजेपी कह रही है कि 2 से 77 पहुंच गए थे, तो सोचिए 77 से कहां चले जाएंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि इनको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस चुनाव को ममता बनर्जी का सबसे मुश्किल चुनाव कहा जा रहा है। खुद विपक्ष के बड़े बड़े नेता मान रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही हैं और उस मुश्किल लड़ाई का पहला चरण है 12 घंटे के बाद, यानी कल 12 घंटे से भी कम, जब बंगाल में पहले चरण के वोट पड़ेंगे। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल चुनाव इसलिए भी हो गया कि बंगाल के बारे में माना जाता है कि वहां कोई चुनाव बिना हिंसा के होता ही नहीं है। वही हिसाब रहा है बंगाल का, वहां डर के माहौल में चुनाव होता रहा है। पहले भी हम लोग जब चुनाव कवर करने गए बंगाल में, आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए चुनाव कवर करने, वोटर एकदम खुला बताता है कि इसको देंगे, उसको देंगे, नहीं देंगे, अरे ये करेंगे, वो करेंगे। बंगाल में लोग बोलना नहीं चाहते, पता नहीं आगे क्या हो। और ये इतिहास है बंगाल का, पहले लेफ्ट के राज में, फिर 15 साल ममता बनर्जी के राज में, यही आरोप लगता रहा है। इस बार जैसी तैयारी वोटिंग के दिन के लिए हुई है वो पहले बंगाल में कभी नहीं दिखी बॉस। एक तरफ सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया। आप देखिए, ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर घूम रही हैं बॉस। सीएपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर चारों तरफ गश्त लगा रही हैं। बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं। जो लोग बिहार में रहे हैं और जिन्होंने बिहार के चुनाव देखे हैं, एक वक्त था बिहार में, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, बूथ जब लूटे जाते थे, तब उस समय टीएन सेशन ने आके जो चुनाव कराया था बॉस, दुनिया कायल हो गई थी। परिंदा पर नहीं मार पाया था बिहार में। इस बार लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बंगाल में भी कुछ अभूतपूर्व हो रहा है।
कम से कम प्रयास तो हो रहा है। होगा नहीं होगा वो तो कल पता चलेगा। मतदान से पहले जबरदस्त चेकिंग चल रही है। कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल हर इलाके में है बॉस। लोग भी सुरक्षा बलों के आने से निडर होकर बातचीत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो सुरक्षा बलों का स्वागत कर रहे हैं। चुनावी निगरानी के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सभी पोलिंग स्टेशन पर एआई आधारित कैमरे लगा दिए। ये देखिए चुनाव आयोग की तैयारी देख रहे हैं। पूरा रूम भर दिया है कैमरा से और उसका आउटपुट आता जा रहा है छोटा 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 छोटा। जैसे घर में आप सीसीटीवी नहीं लगाते हैं, आपके ऑफिस में नहीं लगा हुआ है। भर बंगाल में सीसीटीवी फोटो कैमरा लगा के जितना पॉसिबल था उसका पोलिंग स्टेशन पे लगा के और उसके बाद चुनाव आयोग नजर रख रहा है ताकि कंट्रोल रूम की निगरानी की जा सके। बंगाल में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पहले चरण के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की 2407 कंपनी लगाई गई, जिसमें 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। हर 150 वोटर पर एक जवान है बॉस। यह बंगाल चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी तैनाती है आज तक की। 2024 में करीब 920 कंपनी लगी थी, जिसमें 92,000 जवान थे। 2021 में 725 कंपनियों की तैनाती हुई थी, जबकि 2016 में 800 कंपनियां सुरक्षा में लगी थी। 29 अप्रैल के बाद 200 कंपनियां सुरक्षा में लगी रहेंगी। 20,000 जवान ईवीएम की सुरक्षा में रहेंगे। चुनाव के बाद हिंसा कंट्रोल करने के लिए 500 कंपनियों की तैनाती की गई है, यानी करीब 50,000 जवान ग्राउंड पर ही मौजूद रहेंगे। तो आप सोचिए कि मैक्सिमम जो बंगाल में सुरक्षा के लिए सीएपीएफ लगाया गया, सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई, उनकी संख्या कभी लाख भी पार नहीं करती थी। इस बार 2 लाख के पार है बॉस। यानी वोटिंग करवाने से लेकर वोटिंग के बाद भी पूरी सिक्योरिटी देने के जबरदस्त इंतजाम किए गए। केंद्रीय बलों की ऐसी तैनाती देखकर ममता बनर्जी भी हड़बड़ाई बताई जा रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को अपने पक्ष में काम करने के लिए लगा दिया है। वो कह रही हैं कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। साथ साथ रेलवे समेत दूसरी केंद्रीय संस्थाओं को भी चुनाव के लिए तैनात किया गया है। क्या वो इतनी बड़ी संख्या में बल तैनात करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं देखना चाहती हूं किसके पास ज्यादा ताकत है, बख्तरबंद गाड़ियों के पास या लोगों के पास। ममता बनर्जी भले ही बीजेपी पर डराने का आरोप लगा रही, लेकिन आप देखिए कि सीएपीएफ की तैनाती संवेदनशील सीटों का आकलन करके की गई। पिछले चुनावी अनुभवों को आधार बनाकर सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। जैसे पूर्वी मेदिनीपुर में 273 कंपनी तैनात की गई और पश्चिमी मेदिनीपुर में 271, मुर्शिदाबाद में 240 कंपनी, बांकुरा में 193, बीरभूम में 176 और मालदा में 172 कंपनी लगाई गई। मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और आसपास के सारे इलाकों में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल कटा था, आपको याद होगा। एसआईआर में नाम कटने के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इसी आधार पर ऐसे इलाकों को संवेदनशील माना गया है और सीएपीएफ की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई। इधर इंडी गठबंधन ने भी बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती पर सवाल उठाए। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सीएपीएफ और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग के लोग जाके वहां सिक्योरिटी देंगे क्या बॉस? सीएपीएफ ही ना देगा? और अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो उससे टीएमसी या किसी पार्टी को डरने की क्या जरूरत है? सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons, which means for every 100 people in West Bengal, 1 person of CAPF would be. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. आप सोचिए बॉस, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इतना सुरक्षा बल लगा दिया गया। सुरक्षा बल से कौन डरता है? पुलिस को देख के कौन डरता है? सीएपीएफ को देख के किसको डरना होगा? आप सोचिए, खुद सोचिए। जो नॉर्मल आदमी जाके वोट डालेगा वो सीएपीएफ को देख के डरेगा? क्या अरे बड़े सिक्योरिटी वाले ना मुझे डर लग रहा है, मैं वोट डालने नहीं जाऊं। क्यों भाई? जो गड़बड़ करेगा वही ना डरेगा, तो आप काहे डर रहे हैं? इधर अरविंद केजरीवाल ने बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनसे कि मैंने उनके प्रति पूरी एकजुटता और समर्थन जताया है।
वो सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक लड़ रही हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। सीईसी समेत सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बावजूद मोदी जी हारेंगे। भाई एक तरफ कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी जी हारेंगे, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भी हारेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कठिन लड़ाई भी लड़ रही हैं। भाई जब जीत ही रही हैं तो कौन बात की कठिन लड़ाई। इंडी गठबंधन देखिए घबराया हुआ है, ममता बनर्जी के सियासी दोस्त घबराए दिख रहे हैं। उधर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही हैं, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बना दिए। बंगाल में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए शराब दुकानें बंद की गई। वोटिंग वाले दिन 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी हालात को छोड़कर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह रोक रहेगी। वोटिंग वाले दिन बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। बाइक पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकते। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए बाइक रैलियों पर रोक लगाई गई है। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कहीं छोड़ना है, पारिवारिक फंक्शन के लिए इस नियम में छूट रहेगी। लेकिन बाइक वाले नियम को लेकर ममता बनर्जी ने हंगामा मचा दिया। सुनिए क्या कह रही हैं। बोल दिया इलेक्शन का 26 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे। बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है। ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। ममता बनर्जी को हर बात से तकलीफ कि भाई बाइक पे क्यों रोक लगा दी। अरे भाई भर बंगाल बाइके पे घूम रहा है और आपका टीएमसी का समर्थक जो है, जो वोटर है, वही बाइक पे घूमता है, बीजेपी वाला नहीं घूमता है। कह रहे हैं कि इतना दूर दूर बाइक से कैसे जाएगा। ममता बनर्जी को पता नहीं है कि चुनाव आयोग हर कुछ दूरी पे पोलिंग बूथ बनाता है। आपको क्या एक गांव से निकल के दूसरे गांव जाना पड़ता है क्या पोल करने के लिए, वोट डालने के लिए, जो बिना बाइक के कोई चल नहीं पाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। बंगाल में कल वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आपको मुर्शिदाबाद से डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में जो तैयारियां हैं उस पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। देखिए क्या तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के जरिए। आप देखिए पोलिंग पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर पोलिंग पार्टी को जो है दिया गया है वीवीपैट से लेकर ईवीएम और तमाम जो सामग्री होती है वो उन्हें दी गई है। यहाँ बैठकर वो पहले मैच कर रहे हैं कि जो चीजें उस लिस्ट में होनी चाहिए वो उनके पास है कि नहीं। अधिकारियों की यहाँ पर ब्रीफिंग भी होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पोलिंग पार्टी पहुंच गए हैं और यहां से लेकर ईवीएम, वीवीपैट और सारी चीजों को लेकर वो पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे और उसके बाद जब कल मतदान हो जाएगा फिर एक बार इन तमाम अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट को जो है यहां आकर जमा करना भी होगा। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा इंतजाम को भी पुख्ता किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी जो है बड़ी संख्या में तैनात है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब तक के बंगाल इतिहास में हाईएस्ट सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। यानी जिधर भी आप नजर दौड़ाइएगा, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की और उसने कहा था कि हम भाई भयमुक्त चुनाव कराएंगे, तो उसके लिए उसने जबरदस्त तैयारी की, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। और ऐसा चुनाव बंगाल ने कभी नहीं देखा इतनी तैयारियों के साथ, ये लोग कह रहे हैं। पहले चरण का चुनाव बंगाल का नतीजा तय करने वाला होगा, क्योंकि जिन सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी वहां पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी को चौंका दिया था। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है। इन 152 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 59 सीट जीत गई थी। जो 77 बीजेपी को आया था उसमें से 59 यहां पहले चरण वाले में से आया था। टीएमसी 152 में से 92 सीटें जीती थी। 2021 में बीजेपी ने बंगाल में कुल 77 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी अपनी 75% से ज्यादा सीटें इन्हीं 152 सीटों में से जीतकर यहां तक पहुंची थी जहां कल वोटिंग है। यानी पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें शामिल हैं। अगर बीजेपी ने अपनी पिछली बढ़त को बनाए रखा और वहां से गेन कर लिया तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी पीछे थी, तो उसके लिए तो वहां गेन ही करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप देखिए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल दिया है। दावा है कि कल रात अमित शाह ने कोलकाता में मैराथन मीटिंग की
दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने एक एक विधानसभा सीट के हिसाब से राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन किया। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को हर सीट पर कम से कम 20,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके लिए खास तौर पर बूथ स्तर की मजबूती, मतदाताओं तक सीधा संपर्क बढ़ाइए, समर्थकों को संगठित करने पर जोर दिया गया। मतलब कि पूरा जोर लगाइए कि आपका वोटर घर से निकले, बाहर आए, वोट डालने जाए। कोलकाता में हुई मैराथन बैठक करीब 5 घंटे चली। इसमें 13 जिलों के प्रभारी, प्रवासी कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया और जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। यानी चुनाव आयोग की तैयारी अगर अभूतपूर्व है तो बीजेपी भी अभूतपूर्व तैयारी कर रही है। पूरा जोर लगा दिए बॉस। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रुककर अगले चरण की रणनीति को भी मजबूती देंगे। मतलब अमित शाह वहां से हिलने को तैयार नहीं, खूंटा गाड़ के बैठ गए। और कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में इस बार बीजेपी को जीत का बेहतरीन मौका दिख चुका है, इसलिए अमित शाह इतनी ताकत लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले किसी चुनाव में अमित शाह ने ऐसा नहीं किया था। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की छुट्टी होने वाली है, घुसपैठियों की भी छुट्टी होने वाली है और चुनाव में हिंसा करने वाले टीएमसी के गुंडों की भी छुट्टी होने वाली है। सुनिए अमित शाह को। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। यानी अब मान के चलिए कि इस साल का सबसे बड़ा चुनाव बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी भयंकर जोर लगाए बैठी है, ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही है और चुनाव आयोग ने भी पूरा दमखम लगा रखा है कि निष्पक्ष चुनाव करा सके। पहले चरण के चुनाव में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इसमें से 1 करोड़ 75 लाख महिला वोटर हैं। बंगाल में महिला वोटर्स बहुत एक्टिव होकर वोटिंग करती हैं, हार जीत तय करती हैं। बंगाल में महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया और बीजेपी इस वादे को गेम चेंजर मान रही। आप देखिए कि एक रैली के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह ने महिला वोटर से बात की तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि बीजेपी महिलाओं को 3,000 रुपया देगी। सुनिए। फॉर्म भराया नहीं भरा है, ममता दीदी के संतरास से मुक्त होना है या नहीं होना है ना। तो कमल के निशान पर बटन दबाना ना, पक्का बोलो जय। कल की वोटिंग में नॉर्थ बंगाल के इलाके पर भी नजर हो, क्योंकि नॉर्थ बंगाल वो इलाका है जिसे बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है। पहले फेज में नॉर्थ बंगाल की सभी 54 सीटों पर वोटिंग। नॉर्थ बंगाल में पहले चरण की वोटिंग तय करेगी कि क्या नॉर्थ पर अब भी बीजेपी का दबदबा बना हुआ है या टीएमसी ने अपने खोए सियासी इलाके में वापसी कर दी। नॉर्थ बंगाल वो इलाका है जहां से बीजेपी टीएमसी के नॉर्थ बंगाल के दबदबे की भरपाई करना चाहती है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर बंगाल को अपना मजबूत गढ़ बना लिया था और इसी के दम पर 2021 में टीएमसी को चुनौती दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 में से 7 लोकसभा सीटें यहां जीती थी। फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उसने 54 में से 30 सीटें नॉर्थ बंगाल में अपने नाम की थी, जबकि टीएमसी को 24 मिली थी। 2024 में भी बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में अपनी पकड़ को बनाए रखा और 8 में से 6 लोकसभा सीटें जीती थी और 31 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी। यानी कल जो वोटिंग होनी है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसने अपना गेन मेंटेन करने के साथ थोड़ा बढ़ा लिया
और दूसरे फेज में भी उसने पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया तो बंगाल में कुछ भी हो सकता है। बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग यह भी तय कर देगी कि बंगाल में ममता बनर्जी का एसआईआर वाला मुद्दा चला या नहीं चला, क्योंकि कल पहले चरण में उन जिलों में चुनाव है जहां एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा नाम कटे। इसमें बंगाल के बॉर्डर के जिले जैसे मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और नादिया जिले शामिल हैं। अकेले मुर्शिदाबाद में 7 लाख से ज्यादा नाम कटे, नादिया में 5 लाख, मालदा जहां जुडिशियल ऑफिसर पर वो हमला नहीं हुआ था वहां करीब 4.5 लाख नाम कटा हुआ है। मालदा और मुर्शिदाबाद में एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। इसके अलावा कल दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जैसे जिलों में भी वोटिंग है जहां गोरखालैंड का मुद्दा हावी है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जैसे जिलों में चाय बागान में काम करने वालों की मजदूरी, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी जैसे मुद्दे हावी हैं। आप यह भी देखिए कि बंगाल में कल पहले चरण की वोटिंग और आखिरी वक्त तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज वोटर लिस्ट में 139 नामों को जोड़ा है। ये वो नाम है जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कट गए थे लेकिन ट्रिब्यूनल की अपील के दौरान क्लियर हो गए। मतलब कल वोट पड़ना है, आज तक नाम जुड़ रहा है। बंगाल में कल पहले चरण के चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के इलाके में वोटिंग। कल बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग होगी। साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने इसी सीट से ममता बनर्जी को हराकर खलबली मचा दी थी। इस बार इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी के सामने टीएमसी ने पवित्र कर को उतारा है, जो कभी शुभेंदु अधिकारी का भरोसेमंद हुआ करते थे लेकिन वो बीजेपी से टीएमसी में चले। पहले चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। बंगाल में अमित शाह के अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, सबको बीजेपी ने उतार दिया है बॉस। सीएम योगी ममता बनर्जी को तुष्टीकरण और हिंदू एकता के मुद्दे पर घेर रहे हैं। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एसआईआर, घुसपैठिया और ममता बनर्जी के मांस मछली वाले नैरेटिव का जवाब दे रहे हैं। टीएमसी में सबसे ज्यादा खलबली सीएम योगी के बयानों को लेकर मची हुई। सुनिए सीएम योगी कैसे बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार घेर रहे हैं। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है? कहता उर्दू चलेगी, यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता, उनके बुलडोजर मॉडल के चर्चे रहते हैं। इसके अलावा सीएम योगी बंगाल के चुनाव में हिंदू एकता की भी बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। यूपी की तरह बंगाल में भी बढ़िया कानून व्यवस्था का वादा कर रहे हैं। सुनिए एक बार। यूपी में पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घेर रहे हैं, दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अलग मोर्चा संभाला हुआ है। वो ममता बनर्जी के मांस मछली वाले नैरेटिव को तगड़ा काउंटर कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि बीजेपी आएगी तो बंगाल में मांस, मछली, अंडा सब बैन कर देगी। ममता बनर्जी के इन आरोपों को पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक काउंटर कर चुके कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार माहौल बना रही है। उसकी काट के लिए बीजेपी के नेता भी लग गए। कोई नॉनवेज खाते हुए वीडियो डाल रहा है। नागालैंड के मंत्री तेमजेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मीट खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ममता दीदी मैं बीजेपी में हूं और शौक से मांसाहारी हूं। मतलब ममता बनर्जी ने ऐसा नैरेटिव बना दिया कि बीजेपी के लोगों को मांस खा के दिखाना पड़ रहा है कि देखो मैं नॉनवेज खाता हूं, तो बंगाल में क्यों नॉनवेज बंद होगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ममता बनर्जी को मीट खाने का कंपटीशन चैलेंज दे दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मछली खाने का चैलेंज दे रहे हैं हिमंता। बंगाल में कल वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका अलग लग गया।
ईडी की रेड में दखल देने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान जिस तरह ममता बनर्जी ने एंट्री मारी, फाइलें उठा के चल दी, उनके इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त टिप्पणी कर दी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री जांच में दखल देता है तो वो लोकतंत्र को खतरे में डालता है। बंगाल सरकार की तरफ से इसे केंद्र बनाम राज्य सरकार का विवाद बताने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद था ही नहीं। एक मुख्यमंत्री जांच के बीच में आ जाए तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दे और फिर आप कहें कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद है। कोर्ट कह रहा है कि एक राज्य के सीएम ने जांच के बीच में आकर पूरे सिस्टम और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इस मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामला तो पहले सोचा ही नहीं जा सकता कि एक सिटिंग सीएम इस तरह दखल दे। कोर्ट ने कहा कि जो हो रहा है उसे देखते हुए हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस दिन जो हुआ उसको लेकर ममता सरकार की, और खुद ममता बनर्जी को कहा कि आप जो कर रही हैं क्या है ये। आप सोचिए, हमने आपको पाठशाला में उस दिन भी कहा था कि कोई सीएम ऐसा कर सकता है। अगर बीजेपी शासित राज्य का कोई सीएम ऐसा कर देता, बाप रे बाप, एक पूरा इकोसिस्टम गदर काट देता कि देश खत्म हो गया। लेकिन ममता बनर्जी गई, फाइल उठा के चल दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए यह सब बड़ा खतरनाक है। कोई पूछेगा ममता बनर्जी से? कोई नहीं पूछ रहा। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक सवाल है जी कि बड़ी बेंच को भेज दें। यह मामला 8 जनवरी का है, जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड मारी थी और सीएम ममता बनर्जी उस रेड के बीच दंदनाते चल गई। आज के दिन यह ममता बनर्जी के लिए दूसरा झटका है, क्योंकि आज ही एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। यह मामला बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन को लेकर जुड़ा है। इस मामले में सरकार को 31 मार्च तक हलफनामा देना था। ऐसा नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया। इधर ममता बनर्जी फंसी हुई हैं, उधर बंगाल में कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ऊपर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे ब्लंडर किए जा रहे हैं जिससे पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल पीएम मोदी को टेररिस्ट कह दिया था, आतंकवादी। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी कि देखिए क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज दिया कि क्या बोले हैं जी। खड़गे के बयान पर अमित शाह ने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो। पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए। यानी कल बंगाल में वोटिंग होगी। अच्छा, कल तमिलनाडु में भी वोटिंग है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन बंगाल की लड़ाई इतनी जबरदस्त हो रखी है कि सारा फोकस जो है ना वो लोगों का बंगाल को लेकर। जहां जाइए लोग पूछते हैं क्या लग रहा है बॉस, बंगाल में क्या होगा। जो लग रहा है वो तो हो ही रहा है, देखिए क्या होगा। लेकिन उधर अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है वो भी तो सुनिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। मुनीर शहबाज ने घनघोर बेइज्जती करा दी। ईरान के सामने ट्रंप ने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया? सड़क पर जश्न, सामने खुर्रम मिसाइल। और ट्रंप पाकिस्तान का डबल गेम कैसे एक्सपोज किया ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के सारे पैतरे फेल। वहां तो वो हो रहा है जो अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। अब उसके बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो पिछले कई दिनों से दिख रहा है। ईरान उनके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला हो गया है, जिसको पेपर लेके बैठे तो थे कि 5 मिनट में पेपर खत्म करके निकल जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल से। ऐसा फंसे हैं कि पेपर पे पेपर मांगना पड़ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा ईरान। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बात नहीं की तो सब कुछ उड़ा दूंगा, ईरान ने अगर बात नहीं की। दूसरी तरफ अपनी तरफ से अचानक सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बार सीज फायर बढ़ाने की कोई डेट भी नहीं दी। इतना घबरा गए कि अनिश्चित काल के लिए सीज फायर जो है वो कह दिया कि चलता रहेगा। अब बार बार बढ़ाने पे बेइज्जती होगी तो कह दिया कि एकदम अनिश्चित काल है सीज फायर।
अब चलने दो, देखते हैं कब होगा। आप सोचिए बॉस, ट्रंप ये सब तब कर रहे हैं जब आज ही पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत तो हुई नहीं। ट्रंप की बेइज्जती अलग हो गई, मुनीर की अलग भद पिट गई, क्योंकि मुनीर इंतजार करता रह गया। ना ईरान का कोई नेता पाकिस्तान पहुंचा, ना ट्रंप की टीम से कोई पाकिस्तान आया। बताइए, मुनीर वहां जो है वो हाथ में डोंगा लेके सब्जी लेके खड़ा रहा, शहबाज पूड़ी लेके, कि कोई आएगा तो पूड़ी सब्जी खिलाएंगे। ना अमेरिका से कोई आया, ना ईरान से कोई आया। ये तो इन लोगों का हाल है। चले मीडिएट करा। अब ईरान कैसे ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, मुनीर को उधेड़ रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ट्रंप के सारे पैतरे एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं, और क्या ट्रंप ने फाइनली हार मान ली है। आप यह भी देखिए कि आज ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, अगर ट्रंप का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से नुकसान ही पहुंचाना था, तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर फूकने की क्या जरूरत थी? ये काम तो बिना युद्ध के कर देते तू। अब हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या हाल है, वहां ईरान अमेरिका की नाकेबंदी कब हटेगी, आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आज जो ट्रंप की, मुनीर की, शहबाज की बेइज्जती हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या हुआ है, ईरान ने क्या किया है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर लागू हुआ था, जो आज 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था। इसलिए अमेरिका चाहता था कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के साथ बातचीत का कोई तो हल निकले, क्योंकि पहले 11 और 12 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत फेल हो चुकी थी। इसलिए अमेरिका आज होने वाली बातचीत से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी के लिए ताबड़तोड़ तैयारी कर रहा था। इस्लामाबाद में कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की पूरी तैयारी करके बैठा था। लेकिन पाकिस्तान की तो तगड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई वहां पहुंचा ही नहीं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत क्यों शुरू नहीं हो पाई, ये आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले यह देखिए कि आज ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। आज ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया कि भाई तू भी मत मारना, मैं भी नहीं मारूंगा, और अनिश्चित काल तक चलेगा, कोई डेट नहीं है। अब ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो हर बार एक डेट देते थे कि सुनो इसके पहले ये सब कर लेना, नहीं तो बहुत मारूंगा, सुनो ये इतने के पहले कर लेना, नहीं तो बहुत मारूंगा। आज भाई साहब ने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं अब अनिश्चित काल के लिए सीज फायर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने जो ब्लॉकेड कर रखा है उसे जारी रखने की बात भी उन्होंने कह दी। सीज फायर का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सीज फायर को तब तक बढ़ाएगा जब तक ईरान का प्रपोजल जमा नहीं हो जाता और बातचीत किसी न किसी तरह खत्म नहीं हो जाती। हालांकि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री ब्लॉकेड जारी रहेगा। मुझे बताया गया कि ईरान की सरकार बुरी तरह से बटी हुई है। मुझसे पाक पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ईरान की तरफ से प्रस्ताव आने तक ईरान पर हमला रोकने की अपील की थी। अब ट्रंप को खुद तो बेइज्जती लग रहा है कि कैसे बोलूं कि मैंने खुद किया है, तो मुनीर और शहबाज को पाला ही इसी के लिए, उसके ऊपर डाल दिया। मुनीर शहबाज कह रहे थे कि सर आप ईरान को मत मारिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं तो बहुत मारता। कह रहा है कि वहां ईरान जो है उसका लीडरशिप बटा हुआ है। लीडरशिप बटा हुआ है, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, झूठे डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले महीना भर से कह रहे हैं कि वहां लीडरशिप बचा ही नहीं है। आज भाई साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप बटा हुआ है। पहले अपना मन बनाओ कि बचा है कि बटा है। ट्रंप ने अनिश्चित काल तक सीज फायर के फैसले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता दिया, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो अमेरिका ईरान के बीच डील कराने में जुटा है। इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान के नाम पे खेल दिया, ताकि किसी को यह ना लगे कि अमेरिका ने खुद से यह फैसला लिया है। यह है हाल इनका। ईरान और अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत के लिए टेबल पर क्यों नहीं बैठे, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ईरान में वायरल हो रहा ट्रंप का एआई वीडियो दिखाता हूं। यह कुर्सियां ईरानी डेलीगेशन के लिए थी, लेकिन आज होने वाली बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन मीटिंग में पहुंचा ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद ट्रंप को ईरान की एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था ट्रंप शट अप। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर वो सीज फायर का टाइम बढ़ा रहे हैं। यानी ईरान ने इस वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप
जो अनिश्चित काल तक सीज फायर बढ़ा रहे हैं, उसकी पोल भी खोल दी और कायदे से बेइज्जत भी किया ट्रंप। आप सोचिए बॉस, जिस ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप एहसान जताते हुए अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ा रहे हैं, वही ईरान उनको बेइज्जत करता हुआ वीडियो डाल रहा है कि झूठ मत फैलाओ, हम आ ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, तुमको कह रहे हैं शट अप। अमेरिका चाहता था कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत हर हाल में, लेकिन ईरान ने ही बातचीत से साफ मना कर दिया। वजह थी अमेरिका की वो शर्तें जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद जाकर करते क्या? वो भी ट्रंप के एआई वीडियो की तरह मीटिंग रूम में ईरानी डेलीगेशन का इंतजार ही करते रह जाते। इसलिए जब ईरान ने शांति वार्ता की शर्तों को ठुकरा दिया, उसी वक्त यह साफ हो गया कि अब ईरान बातचीत नहीं करने वाला है। आप देखिए कि जेडी वेंस कल शाम को ही इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे और आज दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने वाली थी, लेकिन ईरान के इनकार के बाद उन्हें अपना पाकिस्तान दौरा कैंसिल करना पड़ा। दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका ने एक अहम शर्त यह रखी थी कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, जबकि ईरान 3 से 5 साल की अस्थायी रोक पर तैयार था। इसलिए बात बन ही नहीं पाई और ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए टेबल पर बैठने से ही मना कर दिया। यानी अमेरिका अपनी शर्तों पर डील चाहता था। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को याद दिला दिया कि वो ना तो झुकेगा ना अपने हितों से समझौता करेगा। ईरान ने एक और वजह से अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। वो वजह क्या है बताऊं, लेकिन पहले यह देखें कि ईरान अमेरिका मीटिंग की एक तस्वीर जो पाकिस्तान से लेकर नॉर्वे तक जबरदस्त वायरल हो रही है। जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही थी, उस वक्त एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा। इस मीटिंग में पाकिस्तानी मूल का एक ऐसा कारोबारी मौजूद था जिसे नॉर्वे ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। इस पाकिस्तानी मूल के कारोबारी का नाम है उमर फारूक जहूर। नॉर्वे के अखबार वर्डेंस गैंग ने उमर फारूक जहूर की पहचान की और उसकी पूरी कुंडली खोल दी। इसके बाद पता लगा कि जहूर तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसने कई देशों में घपलेबाजी कर रखी है। जहूर पर नॉर्वे में करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है। लंबे समय से नॉर्वे पुलिस को जहूर की तलाश थी। 2003 में जहूर को नॉर्वे में दोषी ठहराया गया था, लेकिन जहूर गिरफ्तार होने से पहले ही नॉर्वे से भाग गया। इसलिए नॉर्वे ने जहूर को भगोड़ा घोषित कर रखा है। नॉर्वे के अलावा स्विट्जरलैंड में भी जहूर एक डील में घपले का आरोपी है। 2004 में स्विट्जरलैंड पुलिस ने एक मामले में जहूर को आरोपी बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां दो देशों के बीच युद्ध रोकने को बात होनी थी, वहां पर पाकिस्तानी मूल का एक करप्ट और भगोड़ा बिजनेसमैन कर क्या रहा था? यह उमर फारूक जहूर मुनीर की आंखों का तारा है। हर फ्रॉड मुनीर को पसंद आता है बॉस। पाकिस्तान में उसे हिलाल इम्तियाज सम्मान से नवाजा गया है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जहूर को यह सम्मान पाकिस्तान में विदेशी निवेश लाने के लिए दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में पहुंचाने के पीछे इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुनीर के इशारे पर जहूर तोशाखाना केस में विसल ब्लोअर बन गया और गवाही देकर इमरान को जेल पहुंचा दिया। इसलिए शहबाज सरकार और मुनीर का इसको पूरा बैकअप रहता है। और सोचिए क्या डील चल रही है कि एक करप्ट आदमी उस डील को कराने पहुंचा हुआ जेडी वेंस से मिल रहा है। यह तो हाल है पाकिस्तान का। शहबाज और मुनीर ने पूरा जोर लगाया कि कैसे भी ईरान अमेरिका के बीच डील फाइनल करवाकर वो दुनिया भर में अपनी आतंकी देश वाली इमेज सुधार ले। लेकिन जिस तरह ईरान को ट्रंप की बातों पर यकीन नहीं, उसी तरह पाकिस्तान पर भी ईरान को रत्ती भर का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की चालाकी को ईरान ने समझ लिया और उस पर तीखा हमला बोला। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा जा रहा है। ईरान की मीडिया में पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो कुछ बातें आपको बताता हूं। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर डबल गेम खेल रहा है। आसिम मुनीर पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिकली अमेरिका के साथ है, लेकिन अंदर खाने तेहरान के साथ संपर्क में है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका समर्थित 15-16 नई मांगे आगे बढ़ा रहा है। यानी ईरान कह रहा है कि यह आदमी बीच में नौटंकी कर रहा है, मुनीर और ये शहबाज, ये लोग अमेरिका की तरफ से खेल रहे हैं, तो खेलेंगे, वे जो भीख दे रहा है उसी की तरफ से ना खेलेंगे। लेकिन ईरान को और दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान आतंकी भेजता है, जबरदस्ती कश्मीर का मुद्दा बनाता है, उसके अंदर का मुसलमान प्रेम कहां चला गया? ईरान के नाम पे डॉलर के सामने सब फेल हो गया। ये तो ईरान एक्सपोज कर रहा है बॉस। ईरान अपनी शर्तों पर डील करेगा, ये उसने क्लियर कर दिया। अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सामने शर्तें रखी, तो ईरान ने भी अमेरिका के सामने शर्त रख दी। ईरान ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका हॉर्मुज से अपनी नेवी की नाकेबंदी हटा ले। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा
कि तेहरान अमेरिका की तरफ से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने के तुरंत बाद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अमेरिका को सबसे पहले संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकना होगा। यानी ईरान इस बात से चिढ़ा हुआ है कि एक तरफ तो अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मूज की नाकेबंदी करके बैठा है और उसके जहाजों पर कब्जा कर रहा है। तो सीजफायर कौन बात का हुआ भाई? इधर ट्रंप के अनलिमिटेड सीजफायर वाले ऐलान के बाद जब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया, ट्रंप झुक गए, ईरान ने अमेरिका की शर्तों को डस्टबिन में डाल दिया, तो इस पर डैमेज कंट्रोल के लिए ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से ढह रहा है, ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, ईरान के लोग नकदी के लिए तरस रहे हैं, ईरान को हर दिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है, ईरान की सेना और पुलिस को सैलरी नहीं मिल रही है। अब ट्रंप के इस दावे पर भी लोगों ने सवाल उठा दिए। लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि क्या यही करने ईरान गए थे तुम्हारा मकसद क्या था कि ईरान में पुलिस वालों को सैलरी ना मिले? कैसे आदमी हो जी? अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान की आर्थिक कमर ही तोड़नी थी तो उस पर 1.5 महीने बम काहे गिराए? युद्ध के नाम पर अमेरिका के अरबों डॉलर क्यों फूंक दिए? यह तो सबसे आसान तरीका था जो तुम पहले कर सकते थे, पहले ही जाके वहां नाकेबंदी करते। बम कौन बात का गिरा रहे थे? लेकिन ट्रंप को समझ में नहीं आता है कि कैसे अपनी बेइज्जती छुपाएं, तो इधर से उधर से जेब से जो बहाना निकलता है लेके मुंह पे मार देते हैं। आप देखिए कि युद्ध शुरू होने से पहले दिन से ट्रंप ने ईरान पर हमले के अलग अलग कारण गिनाए। कभी कहा कि ये परमाणु बम बना रहा है, इसको रोकना होगा, इसलिए हमने हमला किया। कभी बोला कि ईरान से यूरेनियम वापस लेके आना है, इसलिए मार रहे हैं उसको। कभी कहा कि उनके दामाद और दोस्त की सलाह पर उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया। कभी बोले कि वहां पे लोगों पे बड़ा अत्याचार हो रहा था, वहां पे हमको रिजीम चेंज करना था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। कभी बोले कि भर दुनिया के लिए ईरान खतरा था, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो हॉर्मुज ब्लॉक करके ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं। लूडो खेल रहे हो कि 4 आया तो सीढ़ी पे चढ़ के दो रो ऊपर चले गए, अब फिर सांप काटा तो नीचे आ गए। मजाक चल रहा है। आगे हो सकता है यह आदमी कुछ और कारण गिना देगा। ट्रंप भले ही यह दावा कर रहे हो कि हॉर्मुज ब्लॉकेड से ईरान को तगड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन हॉर्मुज के अंदर ईरान की मर्जी के बिना एक जहाज पार नहीं हो रहा है। ईरान ने आज फिर एक कंटेनर शिप को जब्त कर लिया। यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी IRGC की एक बोट शिप के पास आई और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी के मुताबिक एक कंटेनर शिप पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसके ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। किसी भी शिप में ब्रिज वो हिस्सा होता है जहां से शिप का नेविगेशन और ऑपरेशन होता है। उधर ईरान हॉर्मुज में खुली चुनौती देकर खड़ा है, दूसरी तरफ ईरान के हजारों नागरिक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। महाभारत का वो कौन सा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने दावा ठोककर अपनी बेइज्जती करा ली? महाभारत वाले गांधार के अफगानिस्तान वाले कांधार बनने की वो कहानी जो हर सनातनी को जाननी चाहिए, आज उसका चैप्टर भी खोल रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की एक आदत है, भले ही पाकिस्तान बदहाल है, कर्जे में डूबा है, उधारी पे चल रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने में कभी पीछे नहीं रहता। ईरान अमेरिका युद्ध के सीजफायर का क्रेडिट पाकिस्तान ले रहा है, दावा कर रहा है कि हम ही सीजफायर आगे बढ़वाएं। पाकिस्तान दूसरे देशों से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उसका खुद का ना इतिहास है, ना ही साइंटिफिक इनोवेशन में पाकिस्तान कहीं दिखाई देता है। इसलिए दूसरों की संस्कृति को अपना बताता रहता है, दूसरे देशों के इतिहास को अपना बताता है। और ताजा मामला अफगानिस्तान के गांधार का है। गांधार जो आज अफगानिस्तान का कांधार है, जिसका संबंध महाभारत काल से है, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वही गांधार आज बड़ी चर्चा में। गांधार को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भिड़ गए। आप देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा है कि गांधार की संस्कृति, लोक कथाओं, संगीत पर पाकिस्तान का अधिकार है। अफगानिस्तान ने कहा कि जरदारी के दावे हास्यास्पद और गलत है। यानी पाकिस्तान गांधार की संस्कृति को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे आईना दिखाया कि बॉस, इससे दूर रहो, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का मामला है। पाकिस्तान के दावों के बाद गांधार की फिर से चर्चा हो रही है। गांधार का इतिहास भारत से जुड़ा है और महाभारत में भी गांधार का जिक्र मिलता है। आपको गांधार के इतिहास का वो चैप्टर खोलकर दिखाने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना। क्या शकुनी के श्राप की वजह से गांधार बर्बाद हुआ था? और आज जिस गांधार की चर्चा हो रही है उसको लेकर इतिहास के पन्नों में लिखा क्या है? गांधार पर इस चर्चा की शुरुआत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताओं के संगम पर स्थित है।
शुरुआती पूरा पाषाण और नवपाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, मोहनजोदाड़ो से और गांधार की सांस्कृतिक समृद्धि से लेकर मुगल युग तक हमारी जमीन मानवीय रचनात्मकता, नवाचार और लचीलेपन की झलक दिखाती है। गांधार की सभ्यता लोक कथाओं, रुबाब, तबला जैसे वाद्य यंत्रों पर पाकिस्तान का एकाधिकार है। इनके हिसाब से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इन दावों पर अफगानिस्तान भड़क गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जरदारी को करारा जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान के दावे हास्यास्पद और गलत हैं। गांधार तो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक पहचान है। गांधार सभ्यता प्राचीन आर्यन सभ्यता से संबंधित है, जिसमें अफगानिस्तान के बमियान से सिंधु घाटी तक का क्षेत्र है। गांधार के रुबाब जैसे वाद्य यंत्र को यूनेस्को ने अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। करजई ने कहा कि गांधार सभ्यता एक साझा ऐतिहासिक विरासत है, न कि किसी एक आधुनिक देश की निजी संपत्ति। यानी अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही नहीं है। गांधार की संस्कृति और सभ्यता पर पाकिस्तान का कोई एकाधिकार नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने माना कि गांधार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। यह बात सही भी है, क्योंकि जिस गांधार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं वो तो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपको एक मैप दिखाता हूं जिसे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक दीपक कुमार लाल ने अपनी किताब द हिंदू इक्विलिब्रियम इंडिया सी 1500 BC से लेकर 2000 AD तक में दिखाया है। इस मैप के मुताबिक गांधार भारत का हिस्सा था और भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह अखंड भारत का मैप है और इसमें पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिखाया गया, और जो आप हिस्सा देख रहे हैं गोल सा, वो है गांधार। यानी गांधार का सीधा कनेक्शन भारत से। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और गांधार को महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करते थे अखंड भारत में, उसके बारे में सुनिए। एक होता था अंग महाजनपद। आज का बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र महाभारत काल में अंग महाजनपद कहलाता था और यहां के का राजा कर्ण हुआ करते थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आज के बिहार का क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध यहां के राजा थे। कोसल महाजनपद, यह अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा था कुरु महाजनपद, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। महाभारत काल में धृतराष्ट्र यहां के शासक थे। फिर था पांचाल महाजनपद, महाभारत काल में द्रुपद शासक यहां थे। फिर था मत्स्य महाजनपद, जो कि आज के राजस्थान का क्षेत्र है। महाभारत काल में यहां के राजा विराट हुआ करते थे। गंधार महाजनपद, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र आज की डेट में दिखाया गया है। महाभारत काल में राजा सुबल यहां पर राज करते थे, जो शकुनी के पिता थे। भारत के इतिहास में गांधार का बहुत महत्व है। महाभारत के युद्ध में गांधार का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत के सभा पर्व में गांधार के बारे में क्या लिखा है, सुनिए। महाभारत में गांधार को रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र बताया गया। गांधार उत्तर पश्चिम सीमा पर था, जहां से मध्य एशिया और भारत में व्यापार होता था। ट्रेड रूट होने की वजह से गांधार काफी धनवान और वाणिज्यिक रूप से मजबूत था। गांधार इतना अमीर था कि वो महाभारत काल में सम्राट युधिष्ठिर को उपहार भेजा करता था। महाभारत में गांधार की सेना के घोड़ों और सैन्य प्रबंधन की प्रशंसा की गई। शक्तिशाली और समृद्ध होने की वजह से गांधार के संबंध कुरु साम्राज्य से बने हुए। गांधार के राजा की पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। यह विवाह सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी था। गांधार की राजधानी तक्षशिला का तो अलग ही जलवा हुआ करता था। तक्षशिला दुनिया भर में अपने ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला का इतिहास तो रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भरत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। तक्षशिला में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय करीब 2700 साल पहले बना था। तक्षशिला में पढ़ाई करने के बाद ही चाणक्य आचार्य बने थे। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। संस्कृत व्याकरण के आचार्य पणिनि ने भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में एक साथ करीब 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे उस समय। बॉस सोचिए, वेद की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, व्याकरण समेत 64 विषय यहां पढ़ाए जाते थे तक्षशिला में। 2700 साल पहले की बात बता रहा हूं आप। यह है हमारा गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में बताया नहीं जाता। तक्षशिला में राजनीति, समाज विज्ञान और राजधर्म की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला से लेकर अलग अलग कलाओं के बारे में सिखाया जाता था। महाभारत के समय का गांधार कैसे अफगानिस्तान का कांधार बना और कैसे कांधार बर्बाद हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊं।
गांधार पहले संस्कृत शब्द था, लेकिन इस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे अलग अलग राजा आए, उसे अलग अलग नाम से बुलाते रहे। गांधार पर पर्शियन भाषा का प्रभाव पड़ा और ग की जगह क अक्षर आ गया, जिससे गांधार का नाम आगे चलकर कांधार हो गया। गांधार हमेशा से एक रणनीतिक जगह रही जो मध्य एशिया और भारत को जोड़ती थी। इतिहास में गांधार को कई बार लूटा और तोड़ा गया। गांधार को 5वीं और 6वीं शताब्दी में मध्य एशिया के घुमंतु हूणों ने लूटा और तबाह किया। इन हमलावरों ने भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले मौर्य साम्राज्य की संपत्तियों को भी लूटा था। मंदिरों को तोड़ दिया, बौद्ध धर्म के मोनेस्ट्री भी नहीं छोड़े, तक्षशिला को खंडर बनाकर छोड़ दिया। गांधार को 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक चंगेज खान ने तबाह किया। चंगेज खान ने शहरों को लूटकर आग लगा दी, यहां तक कि बामियान बुद्ध को भी तहस नहस कर दिया। और फिर जो स्थिति बनी वो तो आपके सामने है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस गांधार को अपना बता रहा है, माफ कीजिएगा, जो कि अब कांधार है, उसका इतिहास अखंड भारत से जुड़ा हुआ है।